हेलो एवरीवन। हम लोग जो है ना डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेल के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना मैंने बताया था क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। ओवरऑल हम लोग जाने कि क्रिस्टल लैटिस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। फिर क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, जिस स्मॉलेस्ट पार्ट को यदि बार बार रिपीट किया जाए तो फिर से एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग बोल रहे थे यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल या फिर क्रिस्टल लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पोजीशन था, उस पोजीशन को हम लोग बोलते थे लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। उसके बाद फिर जो है यूनिट सेल का पैरामीटर्स को मैंने डिस्कस किया था कि यूनिट सेल को हम लोग दो फैक्टर से कैरेक्टराइज करते हैं। एक उसका एज लेंथ जिसको ए बी सी माने थे, और दूसरा जो है दो प्लेन के बीच का एंगल या फिर एज के बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा। तो यदि हम लोग सपोज कि एक यूनिट सेल कंसीडर करें, क्यूबिक यूनिट सेल में भी क्यूबिक यूनिट सेल यदि लेके चलें, देखो ऐसा एक क्यूब जो है हम लोग ले लें इस तरह से, ऐसा। इसमें जो है तीन एक्सिस कंसीडर किया था मैंने। इसको सपोज y करो, इसको z कर दो, और e वाला जो है इसको हम लोग को मान लेना है x। तो ये x एक्सिस की तरफ की जो एज का लंबाई है इसको हम लोग बोल रहे थे a, y की तरफ जो है इसको बोल रहे थे b, और ये जो z की तरफ है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे c। फिर एंगल के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो एंगल में क्या बताया था कि a के सामने ये जो एंगल है इसको बोल दो अल्फा, b के सामने जो एंगल है इसको बोल दो बीटा, और इस c के सामने जो है इसको बोल दो गामा। या फिर यदि प्लेन की बात करें, जैसे अल्फा के बारे में पूछा जाए कि अल्फा जो है कौन सा प्लेन का एंगल है, तो देखो इस प्लेन को, ये कौन कौन सा एक्सिस है, y और z। तो YZ प्लेन का इंटरफेसियल एंगल इसको हम लोग बोलते हैं, तो वही हुआ अल्फा। उसी प्रकार से बीटा को देखोगे तो देखो x और z, तो xz प्लेन का जो हुआ इंटरफेसियल एंगल वो हुआ बीटा। और गामा की बात करें तो x और y, xy प्लेन का जो इंटरफेसियल एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे गामा। तो इतना बात जो है ना लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद भी एक चीज बताए थे कि यह जो क्यूब होता है इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स, उसके बाद फिर 6 फेसेस, उसके बाद 12 एजेस, और एक जो है इसका पूरा का पूरा बॉडी। इतना बात जो है ना याद रखना है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो क्यूब होता है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एज और एक बॉडी। और ये सब फेस एज वगैरह कैसे होता है, इस सब डिस्कशन जो है लास्ट लेक्चर में मैंने किया था। उस वीडियो को आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जो पार्टिकल्स होता है ना, तो पार्टिकल्स इस कॉर्नर में भी हो सकता है, फेस में भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, और एज में भी हो सकता है। पार्टिकल्स का पोजीशन कहीं भी हो सकता है। तो इस पार्टिकल्स के पोजीशन के आधार पर ही आगे यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन है। तो देखो यूनिट सेल को जो है ना मेनली हम लोग दो क्लास में क्लासिफाई कर रहे हैं, दो टाइप। पहला जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो दो टाइप का यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखो उस टाइप का यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे हो, कॉर्नर्स के अलावे और कहीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं हो, तो वैसे यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। लेकिन यदि यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावे किसी और पार्ट में भी हो, तो कॉर्नर के अलावे मतलब उसके बॉडी में हो सकता है, फेस में हो सकता है, एज में भी हो सकता है। तो यदि इस टाइप का केस हो तो इसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बहुत ही आसान सा बात हुआ कि यदि यूनिट सेल में पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे है,
तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और कॉर्नर्स के अलावे, मतलब कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही, उसके अलावे कहीं और भी पार्टिकल्स है उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से आगे जो है ना दोनों का क्लासिफिकेशन है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आगे 3 कैटेगरी का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है ना आगे 7 कैटेगरी का होता है। तो अब ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 कैटेगरी का हुआ, ये हुआ 3 कैटेगरी का। तो ये जो 3 कैटेगरी है इसका क्लासिफिकेशन कैसे है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल के आधार पे कि पार्टिकल कहां-कहां है उसके आधार पे 3 पार्ट में है, आगे हम लोग देखेंगे। और इसका जो 7 टाइप है वो किस आधार पे है, ये सब जो हम लोग एज लेंथ देखे थे और ये जो एंगल अभी बताए, ये सब एंगल के आधार पर कि किसमें साइड जो है मतलब एज बराबर होगा, किसमें बराबर नहीं होगा, या फिर सब एंगल कितना होगा, तो इस सब के आधार पर जो है आगे क्लासिफिकेशन है। तो अब हम लोग जो है ना प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या बताया, इसका मतलब अभी मैंने पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रहेंगे। इसमें से सबसे पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा कैटेगरी जो होता है टेट्रागोनल यूनिट सेल। तीसरा जो होता है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। चौथा जो है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। पांचवा हेक्सागोनल यूनिट सेल। छठा नंबर में रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। और लास्टली 7वें नंबर में जो है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। सब में यूनिट सेल लगा हुआ रहेगा, ये यूनिट सेल ऐसा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे होंगे। फिर इसका 7 क्लासिफिकेशन, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल और लास्ट में ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये सारे क्लासिफिकेशन जो है ना वह एज लेंथ और जो इंटरफेशियल एंगल्स होता है या फिर जो एज के बीच का एंगल्स होता है उसके आधार पे ये सब क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि इसमें जो 3 एज लेंथ होता है ए बी सी, तीनों आपस में इक्वल होगा और ये जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा ये सब होता है 90 डिग्री। उसी प्रकार से टेट्रागोनल में देखें तो इसमें से a बराबर b लेकिन c बराबर नहीं होता है। एंगल इसमें भी सब 90 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा और 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें इसमें से साइड कोई भी इक्वल नहीं होता है लेकिन एंगल अभी भी सब 90 डिग्री ही होगा ऐसा। उसी प्रकार से मोनोक्लिनिक की बात करें तो इसमें से भी साइड कोई बराबर नहीं होता है आपस में। एंगल में जो है अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। हेक्सागोनल तो इसमें a और b बराबर लेकिन c बराबर नहीं होता है। एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा होता है 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इसमें से a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों बराबर जरूर है लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। देखो दोनों को कंपेयर करो, a b c इसमें भी बराबर है, a b c यहाँ भी बराबर है लेकिन इसमें एंगल बराबर के साथ 90 डिग्री के इक्वल है। इसमें एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक तो इसमें से कुछ भी बराबर नहीं होगा, ए बी सी भी सब अलग अलग होगा, अल्फा बीटा गामा ये सब भी अलग अलग होगा और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है।
कोई पूछे क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, तो जिसमें तीनों एज ए बी सी और जो एंगल होता है सब बराबर, तो तीनों एज लेंथ बराबर, एंगल सब 90 डिग्री, तो इसको हम बोले क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्रागोनल की बात करें तो ए बराबर बी लेकिन सी बराबर नहीं, एंगल सब 90 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए, आइदर बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में क्या होगा कि ऐसे पूछेगा कि फॉर टेट्रागोनल यूनिट सेल, कि टेट्रागोनल यूनिट सेल के लिए इसमें से कोई 4 ऑप्शन में दे देगा, तो इसको डायरेक्टली आपको रखना है कि इस यूनिट सेल का डायमेंशन ऐसे होता है, या फिर ऐसे पूछेगा कि इसमें से कोई एक डायमेंशन ही दे देगा, सपोज ये वाला डायमेंशन दे दिया और बताएगा कि यह जो डायमेंशन है कौन सा यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखना पड़ेगा कि यदि ऐसा दिया हुआ है मतलब ए और बी इक्वल लेकिन सी इक्वल नहीं, अल्फा बीटा 90 गामा 120 डिग्री, तो यह रिप्रेजेंट करता है किसको, हेक्सागोनल यूनिट सेल को। तो इसको डायरेक्ट आप लोग रख जाओ, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना ही है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है क्वेश्चन, पिछला कई बार आया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है कि उसमें आना ही है। सबका जो है ना फिगर भी है, आप बोलोगे कि फिगर में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कैसे दिखलाएंगे, तो ये सारे फिगर जो है ना नोट्स में बनाए हुए हैं। देखो कॉलेज का वेबसाइट पे जो नोट्स अपलोडेड है शिवम सर के द्वारा, उसमें ये सब बात का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो इसको आप लोग नेट से देख सकते हो, या फिर यदि इसका दूसरा नोट्स चाहिए हैंड रिटेन नोट्स मेरा, तो आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं हमसे मेरे व्हाट्सएप पे, तो पर्सनली इसको हम भेज देंगे, या फिर देखते हैं कॉलेज का वेबसाइट पे भी वह नोट्स को हम अपलोड करवा देंगे। तो जो शिवम सर के द्वारा नोट्स दिया हुआ उसमें इन सारी बातों का जिक्र नहीं किया हुआ है शायद, तो इसको ध्यान रखोगे, लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। फिगर्स की बात करें, इसका फिगर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी कि कैसे जानेंगे कि किसी में बराबर हो रहा है किसी में बराबर नहीं हो रहा है, तो देखो इसमें से कोई एक दो फिगर जो है ना मैं बना करके दिखाता हूँ। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल का फिगर बना रहा हूँ, तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है, इस डायमेंशन के लिए कि ए बी सी सब बराबर होना है, तो इसमें से सबसे पहले एकदम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसमें एकदम साइड जो है ना साइड सब इक्वल होना चाहिए ऐसा। उसके बाद क्या करना है, इसको एकदम बीचों बीच से कट करना है ऐसा। और इसके बाद जो है इसको मिला दो, इसको यहां से मिलाओ, इसको यहां से मिलाओ, इसको यहां से मिलाओ और इसको यहां से मिलाओ। अब जरा देखो कौन सा लेंथ को मैंने क्या बताया था, ई वाला लेंथ था ए, ई वाला लेंथ था बी और ई वाला लेंथ था सी। तो देखने में जो है ना ये तीनों इक्वल होना चाहिए, या फिर यदि आप कॉपी में स्केल से बनाओगे तो वहां एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखने में एटलीस्ट जो है बराबर लगना चाहिए कि ए बी और सी तीनों का लंबाई क्या है सेम, तो ए बी सी तीनों इक्वल हो। अब एंगल की बात करें, अल्फा बीटा गामा जो है सब 90 डिग्री, तो इस एंगल को हम बोल रहे थे अल्फा। तो देखो ई जो है यहाँ परपेंडिकुलर साफ दिख रहा है, तो 90 डिग्री तो होना ही है। उसके बाद बीटा और गामा, तो इस एंगल को बोल रहे थे बीटा, तो बीटा इसको बोल रहे थे। तो यहाँ तो देखने में नहीं लग रहा है ना कि 90 डिग्री है, तो लग रहा है 90 से ज्यादा 120 के आसपास दिख रहा है। लेकिन याद करो मैंने क्या बताया था कि जो 3 है वो ऐसे है, मतलब ये जो लाइन ए है ना वह इस तरह से परपेंडिकुलर होता है। देखो यहाँ मतलब ऐसे इसको समझो ना कि एक इधर है एक इधर है, तो तीसरा इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। या इसको मानो कि ई जो है बी का हो गया, ई जो है सी के तरफ है, और ए समझो कि इसमें ऐसे होता है इस तरह से, तो 90 जाएगा, सब एंगल जो है परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ के अनुसार नहीं, इसको ऐसे समझना है कि ए जो है इस पर ऐसा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 ही बनेगा, सब एंगल जो है 90 होता है। तो इस एंगल को भी हम लोग 90 लिखेंगे और ई वाला एंगल को भी कितना लिखेंगे 90। तो ई वाला हुआ इसका फिगर। अब एक जरा इसमें देखो कि बराबर कोई नहीं है लेकिन एंगल सब 90 डिग्री है, तो इसका फिगर कैसे बनाओगे। जब शुरुआत में ही बनाओगे ना तो इसमें जो है रेक्टेंगल टाइप का बना देना, स्क्वायर नहीं बनाना है, रेक्टेंगल टाइप का बनाओगे जिसमें साइड अलग अलग लेंथ का इस तरह का। उसके बाद फिर इसमें उसको कट करना है, तो कहीं से भी बनाओ, बस लाइन सीधा होना चाहिए, क्योंकि एंगल हम लोग कितना रखना है 90 ही रखना है।
अब इसको मिला दो ऐसा, इस तरह से। अब जरा देखो, इस साइड को हम लोग बोल रहे थे ए, ई वाला था बी और ये वाला था सी। अब देखने से पता चल जा रहा होगा कि तीनों लेंथ अलग अलग है। ए का लंबाई देखो यहाँ से यहाँ, बी का लंबाई देखो यहाँ से यहाँ, और सी का लंबाई देखो यहाँ से यहाँ। जाहिर सी बात है तीनों लेंथ अलग अलग है। ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा बी सी दिख रहा है, तो ये बड़ा छोटा में से कोई भी हो सकता है, लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो तीनों अलग अलग लेंथ का होगा। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर सब है ऐसा, तो सब 90 डिग्री ही होने वाला है। अब किसी में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो जिसमें 90 डिग्री नहीं है उसमें कैसे बनाओगे? ये बड़ा जो लेंथ है ये तो बड़ा छोटा करने के लिए हम लोग समझ चुके हैं। एंगल को कैसे करोगे सो देखो, जैसे ई वाला लाइन मान लो ऐसे एकदम परपेंडिकुलर सीधा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 90। अब तुम क्या करो कि 90 नहीं रखना है, 90 नहीं तो उससे ज्यादा या कम रखना है मैटर नहीं करता, बस 90 नहीं रखना है। तो क्या करो कि या तो तुम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसा कर दो, देखो अब ये एंगल तो ऑब्वियसली 90 के बराबर नहीं ही होगा, उसके बाद इसी के अनुसार तुम ऐसे बना सकते हो तो बन जाएगा। या फिर यदि ऊपर वाला लाइन को स्ट्रेट ही रखोगे, वर्टिकल लाइन इसको ऐसे ही रखो, तो अब ई जो है ना इसको सीधा मत रखो, इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा करो इस तरह। तो अब देखो ई वाला एंगल 90 नहीं होगा। तो एंगल को यदि चेंज करना है तो लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दो, और साइड को यदि मतलब जो साइड का लेंथ है उसको चेंज करना है तो फिर कट करने पे डिपेंड करता है कहां से कट करोगे, कौन सा लेंथ कैसे लोगे उसके हिसाब से। तो ये सब का फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट्स में बना हुआ है, तो जब आप लोग उसको बनाओगे तो ऐसे ही ध्यान देना है जैसे मैंने यहाँ बतलाया है, किसी भी तरीके से उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन इसको याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलोगे रख जाओगे। अब इस डाटा से एक बात तो और स्पष्ट हो रहा है कि जो 7 प्रिमिटिव यूनिट से हुआ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, इस सातों में से जो सबसे सिंपलेस्ट है वह सबसे सिंपलेस्ट है क्यूबिक यूनिट से। सिंपलेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ इक्वल है, सब एज लेंथ आपस में बराबर है, एंगल सब बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, मतलब एकदम परफेक्ट है। और सबसे अनसिमेट्रिकल जो है वह सबसे अनसिमेट्रिकल हुआ ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है, लेंथ भी सब अलग अलग है, एंगल भी अलग अलग है, 90 डिग्री के बराबर भी कोई नहीं है, और इसमें जो है सब इक्वल है। सो क्यूबिक यूनिट सेल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल एंड द ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल अमंग ऑल दी 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स थे। अब आगे हम लोग जो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में मैंने अभी क्या बताया कि इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावे और कहीं हो सकते हैं। तो कॉर्नर के अलावे क्या बचा? फेस बचा, एज बचा और पूरा बॉडी बचा। तो उसके अनुसार से फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का 3 टाइप होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो सेंटर्ड क्यों लगा हुआ है? सेंटर्ड कहने का मतलब कि पार्टिकल जो होगा वो सेंटर में होगा, चाहे वो फेस का सेंटर में हो, बॉडी का सेंटर में हो या फिर कहीं और हो, उसके अनुसार से उसका क्लासिफिकेशन है। तो अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे और कॉर्नर्स के अलावे जो क्यूब है उसके बॉडी में होगा, बॉडी का सेंटर में। तो फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाए हम लोग, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल। देखो ई जो है क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, इसको थोड़ा और बढ़िया से बनाएं। ऐसा कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स को रखना ही है, तो कॉर्नर पे रखो ऑटो कोना पे 1 2 3 4 5
6 7 8, ये सब जो गोल गोल कर रहे हैं सब पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ कोई एटम मॉलिक्यूल आयन हो सकते हैं। तो ये आठों कॉर्नर पे हो गया। बॉडी सेंटर में मैंने अभी क्या बताया कि इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावे बॉडी का सेंटर में होगा। तो देखो ये पूरा जो है क्यूब हुआ, इसका बॉडी का सेंटर बीचों बीच तकरीबन यहां हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर, पूरे क्यूबिक यूनिट सेल का बॉडी का सेंटर में, इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसको हम लोग बोलेंगे। अगला आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो वही सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल बनाओ, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ करो। इस तरह से एक क्यूबिक यूनिट सेल हुआ ऐसा। कॉर्नर्स में पार्टिकल्स रखना ही है, रख दो। 8 कोना है, 8 कोना पे पार्टिकल को रखो ऐसा। उसके बाद फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर पे, तो याद करो एक क्यूब में कितने फेस बताया था मैंने, 6 कैसे, एक ही ऊपर का फेस हुआ, एक नीचे का फेस, एक राइट साइड वाला फेस, एक लेफ्ट साइड वाला फेस, एक पीछे वाला फेस और एक जो है सामने वाला फेस। मतलब कोई क्यूब लेकर के जो है उसको आप इमेजिन करो या फिर ज्योमेट्री बॉक्स लो, तो उसमें देखना टोटल 6 फेस रहेगा। मान लो कि ज्योमेट्री बॉक्स है, एक ही सामने वाला फेस हुआ, एक ही पीछे वाला फेस हो जाएगा, एक इधर वाला होगा राइट साइड, एक इधर होगा लेफ्ट साइड, एक ही ऊपर वाला फेस हो जाएगा और एक ही नीचे वाला फेस, टोटल 6 फेस होगा। तो फेस का सेंटर पे पार्टिकल को रखना है। देखो ये जो पार्टिकल रख रहे हैं ऊपर वाला फेस का सेंटर पे है, ये जो पार्टिकल है राइट साइड वाला फेस का सेंटर में, फेस में कहीं भी नहीं बल्कि फेस का सेंटर पे। वैसे ही इस पार्टिकल को जो रख रहे हैं ये जो है नीचे वाला फेस का सेंटर पे, ये लेफ्ट साइड वाला फेस का सेंटर पे, और ये देखो पीछे वाला फेस का सेंटर, ये पीछे वाला फेस हो रहा है, इसको देखो गौर से, ये फेस का सेंटर और ये जो है सामने वाला फेस का सेंटर, ये सामने वाला फेस हुआ और इसका सेंटर। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर पे, टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट साइड फेस, लेफ्ट साइड फेस, ये हुआ रियर फेस, पीछे मतलब बैक फेस, और ये गया सामने वाला फेस, फ्रंट फेस। अब बचा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, तो इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो रहेंगे, तो फिक्स है, कॉर्नर्स के अलावे कोई भी दो अपोजिट फेस का सेंटर, कॉर्नर के अलावे कोई भी दो अपोजिट फेस का सेंटर, कॉर्नर पे पहले रखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8 कॉर्नर के आगे। उसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी दो अपोजिट फेसेस का सेंटर पे रखना है। तो दो अपोजिट फेस मतलब टॉप या बॉटम ले लो, राइट या लेफ्ट ले लो, या फिर पीछे या आगे वाला फेस ले लो। वैसे करें हम लोग ऊपर नीचे का फेस पे दिखाते हैं, देखो ऐसा, ये टॉप फेस हुआ, ये बॉटम फेस हुआ, दोनों अपोजिट फेस है। तो दोनों अपोजिट फेस पे रहेगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे हैं, ऐसे कोई इधर उधर पार्टिकल नहीं होगा, केवल कोना पे होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावे भी और कहीं रहेंगे। 3 कैटेगरी, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। बॉडी सेंटर्ड में कि कॉर्नर के अलावे पार्टिकल बॉडी का सेंटर में होगा। फेस सेंटर माने कॉर्नर के अलावे पार्टिकल प्रत्येक फेस का सेंटर पे होगा। और एंड सेंटर मतलब कॉर्नर के अलावे पार्टिकल कोई भी दो अपोजिट फेसेस का सेंटर पे। यहां हमने ऊपर नीचे में फेस को डिपिक्ट किया, आप ऐसे लेफ्ट राइट को भी दिखा सकते हो, पीछे आगे वाला फेस भी दिखा सकते हो। तो यह था क्लासिफिकेशन प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली जो प्रिमिटिव का अल्फा बीटा गामा वगैरह के आधार पे जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे वो। इसके आगे जो एक टॉपिक और है उसको हम लोग थोड़ा कंसीडर करेंगे।
अब देखो एक टॉपिक इसमें और है, ब्रैवियस लैटिसेस नाम है, और लैटिसेस का मतलब मैंने बताया था अरेंजमेंट। तो अभी देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है हम लोग 7 तरीके से देखे, फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है 3 टाइप का। तो ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन था किस बेसिस पे था, तो एज लेंथ ABC और जो एंगल है अल्फा बीटा गामा उसके आधार पर। और ये जो नॉन प्रिमिटिव का क्लासिफिकेशन था वह था पार्टिकल्स के पोजीशन के आधार पे। अब ये क्या है ना कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो देखो क्यूबिक यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना होगा कि इसमें A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना 90 डिग्री। तो ये क्यूबिक का मतलब हुआ यह। अब इसमें 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। प्रिमिटिव कहने का मतलब कि इसमें पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे होंगे, बॉडी सेंटर मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी का सेंटर में होगा, और फेस सेंटर मतलब कॉर्नर प्लस प्रत्येक फेस का सेंटर। तो क्यूबिक मतलब ई वाला डायमेंशन होना चाहिए, और ऐसा डायमेंशन का 3 अलग-अलग अरेंजमेंट पॉसिबल। पहला अरेंजमेंट में पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे, दूसरे में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर में, और तीसरा वाला में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर में। उसी प्रकार से टेट्रागोनल, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, A बराबर B लेकिन C बराबर नहीं, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा सब कितना होगा 90। तो टेट्रागोनल का मतलब हुआ ऐसा यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, पहले वाला में पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होगा, और दूसरे वाला में पार्टिकल कॉर्नर के अलावा बॉडी का सेंटर में होगा। उसी प्रकार से ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या बताया था मैंने कि A बराबर B बराबर C, मतलब कोई बराबर नहीं होगा, और अल्फा बीटा गामा सब कितना होता है 90। तो इस डायमेंशन का मतलब हुआ कि ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें चारों अरेंजमेंट पॉसिबल है, प्रिमिटिव मतलब पार्टिकल केवल कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर कॉर्नर के अलावा बॉडी का सेंटर में, फेस सेंटर मतलब कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस का सेंटर में, एंड सेंटर मतलब कॉर्नर के अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस का सेंटर। वैसे ही मोनोक्लिनिक 2 टाइप का होता है, प्रिमिटिव एंड सेंटर माने कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस का सेंटर पे, और लास्ट में जो 3 बचा हेक्सागोनल, एक ही कैटेगरी का होता है, प्रिमिटिव मतलब हेक्सागोनल में पार्टिकल्स जनरली केवल कॉर्नर पे ही रह सकते हैं, रोम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव, ट्राइक्लिनिक में भी प्रिमिटिव। तो यदि टोटल अरेंजमेंट देखोगे तो यहाँ जो है टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ 3 टाइप का अरेंजमेंट, यहाँ कितना हुआ 2 टाइप का, यहाँ 4 टाइप का, फिर यहाँ 2, इसमें भी 1 टोटल जोड़ दो तो 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14। ये जो 14 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं ना यूनिट सेल का या फिर पार्टिकल का जो उसमें अरेंजमेंट होता है, तो यही 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट को बोला जाता है ब्रैवियस लैटिसेस। तो कोई पूछे क्या है ब्रैवियस लैटिसेस, तो जो 7 प्रिमिटिव सिस्टम होते हैं, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, उनका 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है। पार्टिकल्स कहीं भी हो सकते हैं, कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। तो उसके आधार पे जो 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैवियस लैटिसेस। इसमें से जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग को जानना है वह होता है क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो क्यूबिक यूनिट सेल जो है ना 3 कैटेगरी का होता है, ये सारा बात जो नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से आप लोग इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्यूबिक यूनिट सेल है, इसी के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा डिस्कस करना है आगे। इसमें 3 कैटेगरी मैंने बताया, प्रिमिटिव, तो इस प्रिमिटिव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 कैटेगरी जो इसका, पहले वाला को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरे वाले को लिख सकते हैं क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में लिखा जाता है, देखो सिंपल क्यूबिक एससी यूनिट सेल लिख सकते हैं। बॉडी सेंटर बीसीसी, तो बीसीसी यूनिट सेल ऐसे लिख सकते हैं। और ये एफसीसी यूनिट सेल
तो इस सब का मतलब याद रखोगे, आगे हम पढ़ेंगे तो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करने वाले हैं। एफसीसी यूनिट सेल मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जो फेस सेंटर्ड हो, मतलब जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर में हो। और क्यूबिक का मतलब तो मैंने बताया एबीसी बराबर अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री। फिर यहाँ वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जो बॉडी सेंटर्ड है, और ये हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कभी कभार लोग यहाँ एससीसी कर देता है, कैसे होगा, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें पार्टिकल कहीं सेंटर पे नहीं होता है, केवल कॉर्नर पे होता है। तो सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल बोलना गलत होगा। सेंटर्ड मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं सेंटर में होना चाहिए। हाँ, फिर लोग ऐसे भी सोचता है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसी प्रकार से एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ईसीसी यह भी नहीं होगा, क्योंकि जो एंड सेंटर्ड है वह क्यूबिक में नहीं आता है। एंड सेंटर्ड या तो मोनोक्लिनिक में आता है या तो ऑर्थोरोम्बिक में आता है, क्यूबिक में तो नहीं आता है। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो इस तरह का कंफ्यूजन जो है इससे दूर रहना है कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट भी नहीं होगा और यहाँ सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं होगा। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन को देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से इसको आप लोग नोट करो, वीडियो से समझो, अच्छे से जो इसको जानो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।